Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel प्रभावी कंपटीशन हब एंड अभी जैसे कि आपको सभी को पता है, आपने कुछ वीडियोज इससे पहले की देखी होंगी। तो मैथ की ये सीरीज चल रही है। मैथ की सीरीज आर एस अग्रवाल की बुक के बेसिस पे मैं करा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आपको इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। एंड अगर चैनल पे अभी भी आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला जो 1B है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज पहली वाली इनसे पहले वाली वीडियोस में मैंने 1A ऑलरेडी करा रखा है। जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे आर एस अग्रवाल की बुक में, वो सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली एक तरीका होता है ना पढ़ने का। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई पढ़नी है तो एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ना चाहिए। एक शुरुआती वीडियो से स्टार्ट करो, सारी वीडियोस देखो। एंड आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मेरा टारगेट ये है कि विद इन 1 मंथ ये सारा कोर्स मैं पूरा मैथ का आपको कंप्लीट करा दूं। चाहे वो कहीं के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे मैथ पूछा जाता है, तो डेफिनेटली ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब और टाइम ना वेस्ट करते हुए, बिकॉज टाइम मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आदमी की ज़िंदगी में। यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आप कहाँ जाओगे। आपने सही से टाइम को यूज़ कर लिया, मेरा मतलब ये है कि टाइम का जुडिशियस यूज़ होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप इंजॉय ना करो, इंजॉय करो, लेकिन एक डेडिकेटेड टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए कि कब आपको इंजॉय करना है, कब आपको काम करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नमाला 1B का। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल के योग का योग 8 है। ठीक है। अगर किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं ना, तो उसका जो भागफल आता है और जो शेषफल आता है उसका योग 8 बता रहा है, तथा इनके वर्गों का योग 34 है। तो संख्या ज्ञात करें। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसमें करना कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भागफल और शेषफल का योग 8 है। तो भागफल हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। चलो तो Q लिख लेता हूँ भागफल के लिए। ठीक है। और रिमाइंडर को R लिख लेता हूँ, शेषफल को R लिख लेता हूँ। तो ये कह रहा है कि भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। तो भागफल और शेषफल का योग 8 है। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया हमें। दूसरा कहता है कि तथा इनके वर्गों का योग 34 है। यानी कि ये कह रहा है कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इनके वर्ग है ना, इनका योग 34 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मुझे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल गया है, यहाँ पे क्यू प्लस आर मिल गया है। अगर मुझे एक और इक्वेशन मिल जाए क्यू और आर के फॉर्मेट में, तो मैं बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि इसका स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, बिकॉज ये वैल्यू पुट करके मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल लूंगा, और क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी तो क्यू माइनस आर भी निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं पहले। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2QR ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। आई होप आपको ये याद होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। इसी पे मैंने इसको बिठा दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया है तो इक्वल ही रहेगा। 64 इधर आ जाएगा, है ना। अब मैं ये क्यू स्क्वायर प्लस R1 की वैल्यू मैं जानता हूँ कि ये 34 है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 34 प्लस 2QR इज इक्वल टू 64। अब मैं देख रहा हूँ ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो कितना होगा 30। 30 में 2 से भाग दे दूंगा तो QR की वैल्यू आ जाएगी, QR मेरा 15 आ जाएगा। अब मैंने QR निकाल लिया है। ठीक है, QR निकाल लिया है मैंने। तो मैं ये भी जानता हूँ, ठीक है, एक फॉर्मूला और आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ कि Q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2QR कर दूं तो ये वैल्यू पता है क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 34 है। तो यहाँ पे मैं 34 लिख देता हूँ। क्यों, आप इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देख लो,
ए माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2qr इस केस में, और मैं यहाँ पे प्लस 2qr लिखा हूँ, तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो आएगा क्या क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये सारा जितना सिस्टम है ये है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और मैं जानता हूँ कि क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है, होता है 34 होता है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ऐसे आएगा क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2qr, qr की वैल्यू में डाल दूंगा, ये 30 वैल्यू होगी इज इक्वल टू 34। अब मैं ये देख रहा हूँ कि q माइनस आर का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, बिकॉज ये 30 इधर माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। और अगर मैं इसको स्क्वायर को हटाऊं और इधर 2 का स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, और q माइनस आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल, q माइनस आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। दो इक्वेशन मेरे आ गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ q माइनस आर की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। अब मेरे दोनों इक्वेशन तैयार हो चुके हैं। क्या क्या मिला था, पहले मुझे मिला था q प्लस आर इज इक्वल टू 8, और अब मुझे मिल गया q माइनस आर इज इक्वल टू 2, तो r से r खत्म, 2q इज इक्वल टू 10, q बराबर 5। q की वैल्यू 5 आ गई, तो दिख रहा है कि यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 रख दे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 3 होगी, है ना, सिंपल है। अब देखो q और r, क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों मिल गए, तो ये कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल, ठीक, तो संख्या ही निकल जाएगी, भागफल और शेषफल हमें मिल ही गया है, और 4 से भाग दे रहा है, तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। तो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, भाजक क्या है 4 है, क्योंकि 4 से ही भाग दिया जा रहा है तो 4 रख दिया यहाँ पे, भागफल हमारा निकल ही गया 5, और शेषफल 3 निकल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 प्लस 3 बराबर 23, ये आपका आंसर। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि एक 3 अंकों से बनी संख्या को, 3 अंकों से बनी ये संख्या है, इसके संख्या के अंकों का योग 6 है। 3 अंकों से बनी संख्या है, अंकों का योग 6 है। अंक पलटने पर प्राप्त मूल संख्या से 198 अधिक है। अंकों को अगर पलट दिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए x y z वो संख्या है, 3 अंकों की संख्या, अगर ये कह रहा है कि z y x कर दे तो क्या हो जाता है, ये 198 अधिक हो जाता है, 198 अधिक हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो, कह रहा है कि मध्य अंक शेष दो अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका मैं एक तो बड़ा ही आसान तरीका बता देता हूँ कि देखो, इसने कहा है कि सपोज ये संख्या हो गई एक्स वाई जेड, तो इसने कहा है कि इनके अंकों का योग 6 है, इसने कहा है अंकों का योग इसने 6 कहा है। ठीक है, तो भाई अंकों का योग 6 है तो समझिए 3 अंकों की ये संख्या ही है, तो किसी केस में ये 1 2 3 4 5 इन नंबर के अलावा तो ये संख्या हो ही नहीं सकती है, ये संख्या होगी इन्हीं नंबरों के बीच की। ठीक है, इन्हीं नंबरों के बीच की होगी, 6 भी लिख लो, इन्हीं नंबरों के बीच की हो सकती है। मैक्सिमम क्या हो सकता है 600 होगा, तभी ना अगर इनके अंकों को जोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो इसके अलावा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता है उस संख्या में। बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज इनके अंकों का योग 6 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भाई अच्छा, ये एक हिंट दे दिया इसने। दूसरा हिंट क्या दिया कि इनका जो संख्या है ना, यहाँ पे देखो, यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो, शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर, इसमें देख लीजिए अगर मैं 1 2 3 रखूं तो मध्य अंक 2 है और 1 और 3 का औसत क्या है
1 और 3 का औसत 2 ही तो है, तो मुझे तो संख्याएं मिल गई यहाँ पे 123। और इसने एक बात बोली है कि अगर अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए, अब ये अंक मुझे मिल गया, अब इस अंकों को पलट दिया जाए, मान लो 321 कर दूं, तो यह जो नई संख्या है ना, इस संख्या से 198 अधिक होनी चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, 123 घटा लेते हैं, तो 11 में से 3 गया 8, 9 में से 0 में से 2 गया कितना है ये 9 ही तो आएगा। हाँ बिल्कुल, 198 ही तो आएगा। 198, 321 में से 123 घटाओगे तो 198 ही तो आएगा। तो ये तो यही से निकल जाता, लेकिन इसका एक तरीका है निकालने का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप निकाल ही सकते हो, है ना। पहले भी चेक करते हैं, अगर मान लो 0 1 2 चेक करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर बीच में 0 रखना पड़ता, बिकॉज एक साइड में तो 0 आएगा नहीं, है ना, ये तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी ना। 0 ऐसा हो सकता था, तो देखते कि क्या 0 किसी का औसत होता है, नहीं होता है। ये 2 संख्याओं का औसत कैसे 0, या तो दोनों सारे 0 हो तभी औसत 0 होगा, ये तो ऐसे ही हट जा रहा है। फिर देखते 1 2 3 में कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि नहीं, तो ये सीधा ही बैठ रहा है। कोई नहीं, एक तरीका भी है इसको बनाने का, वो भी देख लेते। ये तो मैंने ट्रिक बता दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पकड़े जाते हैं, ठीक है। एक तरीका भी है, अब तरीका देख लो। इसने क्या क्या कहा है, 3 अंकों की संख्या है और इनके अंकों का योग 6 है, अंकों का योग 6 है, और अंक को पलटने पर मूल संख्या से 198 अधिक है यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर है। मध्य अंक, ये कह रहा है कि मध्य अंक जो कि y है, शेष 2 अंकों के औसत के बराबर है, x प्लस जेड के औसत के बराबर है, तो y निकल गया आपका। अच्छा, 3 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हो, 3 अंकों की संख्या x y z ऐसे मान लो अंकों में लिखी गई है, तो आप इसको ऐसे थोड़ी लिखोगे, लिखा जाएगा कैसे, ये 100वें पोजीशन पे है, ठीक है, तो 100x हो जाएगा। फिर ये 10वें पोजीशन पे है तो 10y हो जाएगा। फिर ये इकाई पे है तो ये z हो जाएगा। यही तो होगी आपकी 3 अंकों की संख्या। अच्छा, अब एक चीज और, इसने कहा कि अंकों को पलटने पर ये संख्या 198 अधिक हो जाती है, जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से 198 अधिक हो जाती है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, अंकों को पलटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 100 जेड, यहाँ पे अंकों को पलट दो, 100 जेड, यही तो होगा, जेड वाई एक्स हो जाएगा अभी। तो अभी अगर इसको लिखोगे इस फॉर्मेट में तो 100 जेड प्लस 10 वाई और प्लस एक्स होगा ना, बिल्कुल होगा सर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ये 198 अधिक हो जाती है इससे, 198, तो घटा लो इसमें से, माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस कर लो, तो ये आएगा, ये 10 वाई कट जाएगा, माइनस माइनस करोगे तो 10 वाई तो कट ही जाएगा। और यहाँ पे भी माइनस, चलो मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। कहाँ से कहाँ घटाना था हमें घटाना था 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस एक्स में से घटाना है ये संख्या 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस जेड, तो ये आ जाएगा 198। यही तो कह रहा है 198 ज़्यादा हो जाती है, तो भाई अगर इसको माइनस करोगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट हटाओ और ये माइनस इधर लगाओगे तो सारे माइनस हो जाएंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 99z और माइनस 99x इज इक्वल टू 198, यही तो आ रहा है। तो z और z माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, z माइनस एक्स की वैल्यू 2, और यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से भी कुछ मिलेगा। y की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इस साइड आ जाओ, y की वैल्यू इसमें रख दें तो x प्लस जेड तो पहले से है ही, और y को लिख देते हैं हम x प्लस जेड का आधा,
अब 1x+z ये और आधा ये, यानी कि ये 1.5 हो गया ना। 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। तो 3x+z/2 बराबर है 6, बराबर है 6। तो ये कट जाएगा 2 बार में, और x+z की वैल्यू आ जाएगी 2। x+z की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे देख रहे हो कि z-x की वैल्यू है, नहीं ये 4 होगा ना, ये 2 इधर गुना होगा, ठीक है 4, और ये है 2। तो भाई x से x कट जाएगा, 2z बराबर कितना हो जाएगा, 6/3, यानी कि आपका ये आ गया 6/2, सॉरी 6/2 यानी कि 3। z की वैल्यू हो गई 3। अब z की वैल्यू 3 हो गई तो बाकी की भी वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आसानी से। कैसे, यहीं से पुट कर लो, z की वैल्यू 3 हो गई, इसमें रख लो, तो ये कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और x और z की वैल्यू हो गई तो y की वैल्यू 2 आ ही जाएगी, इसमें पुट करोगे तो 2 आ जाएगी, यानी कि संख्या आपकी 1 2 3 होगी। ये लंबा प्रोसेस, आपको लंबा प्रोसेस से नहीं जाना है, जो जितना शॉर्ट कर सकूं मैथ को उतना करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की चौगुनी थी, ठीक है। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। बड़ा ही आसान सवाल है, लिखा बहुत कुछ है लेकिन करना बहुत ज्यादा नहीं है। देखो एक मैं यहाँ पे टिप देना चाहूंगा आपको, मैथ अगर करना है ना तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा ही लिखते चलो, है ना। लिखते जाओगे तो आंसर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब देखो इस बात पे गौर करना, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की चौगुनी थी, तो मैं क्यों ना जो अनुत्तीर्ण है उनको मान लू x, इनकी संख्या x थी, तो क्या मैं उत्तीर्ण की संख्या निकाल सकता हूँ। जी हाँ, इनके 4 गुनी थी उत्तीर्ण वालों की, तो 4x। देखो लिखा ही है, उत्तीर्ण होने वाले संख्या अनुत्तीर्ण वाले के चौगुनी थी। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मैंने दोनों निकाल लिया। अब आपको पता है किसी कक्षा में मान लो 60 विद्यार्थी हो, उसमें से 10 विद्यार्थी फेल हो जाए, 50 विद्यार्थी पास हो जाए, तो टोटल संख्या कितना होगा, 60 ही तो रहेगा ना। मतलब कि आपने देखा कि पास और फेल को मिला दो तो टोटल बन जाता है। तो आपका यहाँ पे टोटल क्या हो गया, टोटल परीक्षार्थी हो गए आपके 5x। अब इसी 5x की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए कुछ और दिया हुआ है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहता है कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, अभी देखो कुल हमें मिल गया है 5x, तो कह रहा है कि कुल परीक्षार्थी अगर 35 कम होते तो नया कुल क्या हो गया, यहाँ लिख देता हूं न्यू टोटल। नए परीक्षार्थी कितने हो गए, 5x - 35। अब आगे पढ़ो, होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, तो अनुत्तीर्ण पहले कितने थे x, अब नए वाले के हिसाब से कितने हो जाएंगे अनुत्तीर्ण, 9 ज्यादा, यानी कि x + 9। तो नया वाला भी अनुत्तीर्ण, फेलवा वाला सब मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो फेल हमें नए वाले मिल गए, तो हम क्या करेंगे, पास को निकाल लेंगे, नए वाले पास। तो उसके लिए टोटल आपको दिया ही है, टोटल में से अगर फेल वालों को निकाल लोगे तो पास वाले मिल जाएंगे, यानी कि उत्तीर्ण वाले मिल जाएंगे। तो नए उत्तीर्ण क्या हो जाएंगे, नए उत्तीर्ण क्या हो जाएंगे, 5x - 35 में से x + 9 घटा लो। देखो यहाँ पे 5x - 35 में से x + 9 घटा लो, तो ये आपके नए उत्तीर्ण मिल जाएंगे, जिनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये माइनस लग जाएगा, इधर भी माइनस लग जाएगा, यानी कि 4x - 44 नए उत्तीर्ण।
अब ये कह रहा है कि उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 है, मतलब नए वाले जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है उनका अनुपात 2:1 है। तो सबसे पहले बोला उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण को ऊपर लिख लो 4x - 44, तथा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कितने हैं x + 9, इनका अनुपात 2:1 है। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिल गई तो इसमें रख लेना, आंसर हो जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा, एक इधर गुना होगा तो 4x - 44 ही रह जाएगा, और इधर 2 गुना होगा तो 2x + 18 हो जाएगा। अब ये 2x को इधर ले आओगे तो 4x में से 2x घटेगा ही, बिकॉज प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 2x तो ऐसे ही दिख रहा है, और इधर ये माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपको 62। 18 में 44 जोड़ो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 62/2, यानी कि 31 आ गया x की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना है कितना, कुल परीक्षार्थी, मतलब टोटल स्टूडेंट निकालना है। तो टोटल हमारा 5x है, तो 5 × 31 कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा 155 आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर। ये सवाल कह रहा है कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बिठाया जाता है। कुछ लड़के हैं, उनकी संख्या अभी हमें मालूम नहीं है, उनको कतारों में बिठाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार बिठाया जा रहा है कि अगर 8 लड़के एक कतार में बिठा दिए जाए तो 6 लड़के शेष बच जाते हैं, और इसी प्रकार यदि 10 लड़के एक कतार में बिठा दिए जाएं तो 8 लड़के शेष बच जाते हैं, यानी कि 8 लड़के कतार में बिठाए जा रहे हैं तो 6 शेष बच जा रहे हैं। फिर कह रहा है कि 10 लड़कों का एक कतार बना के बिठाया जाए तो 8 शेष बच जाते हैं। फिर कहता है कि 8 हो गया, 10 हो गया, 12 लड़कों का कतार बना के बिठाया जाए तो 10 शेष बच जा रहे हैं, है ना। और फिर कहता है कि 14 लड़कों का अगर कतार बनाया जाए तो कोई शेष नहीं बचता है। 14 लड़कों का अगर कतार बनाए तो कोई शेष नहीं बच रहा है। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सवाल लघुत्तम समापत्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेसिस है। जब हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापत्ति तो वहाँ पे ये सवाल कई बार आएंगे, कई बार। लेकिन अब ये नंबर सीरीज में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। करना क्या है, देखिए आप एक बात समझिए। ये जो संख्या होगा ना, टोटल संख्या, मिनिमम संख्या इसने पूछा है कि निम्नतम संख्या बताए कितने छात्र हैं, तो ये टोटल जो संख्या होगा ना निम्नतम, ये 14 से डिवाइड होना चाहिए। 14 से डिवाइड हो जाएगा तभी तो कुछ शेष नहीं बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 6 शेष बच रहा है, 10 से डिवाइड करते हैं तो 8 शेष बच रहा है, 12 से डिवाइड करते हैं तो 10 शेष बच रहा है। यानी कि एक काम कीजिए, इनको घटाइए। सब में आप देख रहे हैं कि कॉमन जो शेष बच रहा है, कॉमन जो शेष बच रहा है वो 2 बच रहा है। कॉमन जो शेष बच रहा है वो 2 बच रहा है, सब में देख लीजिए, कॉमन शेष हो जाएगा ये। अब हम एक काम करेंगे, 8 का, 10 का, 12 का और 14 का हम क्या कर लेंगे, 14 का नहीं, 14 से तो पूरा कट ही जा रहा है, 8, 10 और 12 से का हम लोग लसा निकाल लेंगे, लसा, लघुत्तम समापत्ति। क्योंकि हमें सब उस संख्या में हम सबसे भाग दे रहे हैं ना। मान लीजिए कि वो संख्या x है, समझिए आप क्यों हमें लघुत्तम समापत्ति निकालना है। मान लीजिए वो जो संख्या है वो x है, तो अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें 6 शेष बच जाता है। अगर फिर उसको 10 से, यानी कि उस संख्या में सबसे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से भी कर रहे हैं, 10 से भी कर रहे हैं, 12 से भी कर रहे हैं, तो भाई हम क्यों ना इसका लसा निकाल लें। लसा क्या होता है, लसा किसी भी संख्याओं का, मान लीजिए संख्याएं हैं, उनका वो मैक्सिमम नंबर है जो डिवाइड होता है, सबको काट देगा। लसा का तरीका क्या होता है, 12 का अगर मान लीजिए पहाड़ा पड़ी है और उसमें
इनसे भाग लग जाए 8 से 10 से तो वो लसा हो जाएगा, है ना, लसा। तो इसका लसा जब निकालेंगे तो 120 लसा आएगा, 120 आएगा लसा इसका, ठीक है। अब हमें एक चीज मिल गई कि वो जो संख्या होगी ना, उसका वो संख्या जो होगी 120 इंटू के प्लस 2 होगी, -2 होगी, सॉरी, बिकॉज शेष जो है 2 बच रहा है सब में, यानी कि उस संख्या में से 2 घटा दें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी, है ना, क्योंकि सब में 2 शेष बच रहा है। 120 हमारा लसम मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि गुणनखंड यहाँ पे क्या है इसका, जो 14 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये जो नंबर आएगा ना, ये 14 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, k की वैल्यू रखेंगे। k की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो 120 - 2 118, 118 के 14 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 वैल्यू रखते हैं, तो 240 - 2 बटा 14 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 238 बटा 14। क्या ये विभक्त होगा, हाँ जी हो जाएगा सर। 14 से काट दीजिए एक बार और 7 बार, 17 बार में कट जाएगा। यानी कि यही 238 वो नंबर है जो निम्नतम जो नंबर है लड़कों का, जिनको कतारों में अगर 8 के कतार में बिठाएं तो 6 शेष बच जाएगा। अगर इसे हम 10 के कतार में बिठाएं तो 8 शेष बच जाएगा। अगर 12 के कतार में बिठाएं तो 10 शेष बच जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एग्जाम्पल लेके देखिए, इसमें 8 से भाग दीजिए, 238 में 8 से भाग देने पे क्या बचेगा, 8 दूना 16, 16 और यहाँ पे 7 78, 78 मतलब कि ये कितनी बार में जाएगा, 9 8 72, 78 में से 72 घटाइएगा तो 6 से बचा ना जी। ऐसे ही आप 10 से इसमें भाग दीजिए, 23 बार में जाएगा 230, फिर भी 8 से बच जाएगा, फिर 12 से भाग, इसलिए लॉसर निकालना इसमें जरूरी था, ठीक है। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए। सवाल पहले समझिएगा, कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 2 अंक मिलते हैं। बहुत अच्छा परीक्षा है ये वरना आजकल तो एक ही मिलता है, ठीक है। 2 अंक मिलते तथा ये यूपीएससी टाइप का है तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक कम कर दिया जाता है, ठीक है भाई, 1 अंक कम किया जाता है। ये देख लो, 1 अंक मतलब 50%, 0.5 नेगेटिव, बहुत ज़्यादा है कोई बात नहीं। एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल कर दिए, यानी कि ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन पेपर 100 प्रश्नों का था और आपके जैसा कोई परीक्षार्थी गया था 100 के 100 हल कर दिए उसने, तथा उसके कुल 80 नंबर आए। 200 में से मात्र 80 नंबर ला पाया बेचारा, कट ऑफ के ऊपर होगा कि नीचे पता नहीं। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। चलो कोई बात नहीं, हमसे पूछा क्या है, कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया। तो माना कि उसने x ठीक उत्तर दिए, x प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए उसने, ठीक है। तो गलत मान लो और गलत y के दिए, ठीक है। x प्रश्नों के ठीक उत्तर उसने दे दिए, y प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए। और हमें पता है कि टोटल क्वेश्चन सही और गलत मिला के कितने हैं, 100 है। एक तो समीकरण बन गया हमारा x + y = 100। अच्छा, अब देखिए, अब मार्क्स के हिसाब से एक और समीकरण बना लेते हैं। अगर उसने x ठीक उत्तर दिए हैं तो उसका एक सही उत्तर पे 2x उसको मार्क्स मिलेगा। एक सही उत्तर पे 2 मिलेगा तो x ठीक किए हैं तो 2x मार्क्स मिलेगा ना। अच्छा, अब उसने कुछ गलत भी किए हैं और एक गलत के लिए उसको 1 मार्क्स उसका काट लिया जाएगा। तो y गलत के लिए 1 गुणे y काट लिया जाएगा। अब इतने सही मार्क्स माइनस इतने गलत मार्क्स बराबर 80 दिया हुआ है यहाँ पे, बिकॉज उसको 80 ही नंबर तो मिले हैं। तो आपका दूसरा समीकरण भी बन गया। अब हम एक काम करते हैं, अब इसको इधर ला के x y की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा साहब 2x माइनस वाई बराबर 80। अब y प्लस में है माइनस में, तो ऐसे ही काट दो। बचेगा क्या, 3x इज इक्वल टू 180, x बराबर 60। और हमें क्या निकालना था, ठीक उत्तर। x हमने माना था ठीक उत्तर, तो x हमारा 60 आ गया। 60 आपका आंसर हुआ। और इसी बीच आपके सामने एक बहुत ही आसान सवाल आ गया है। सवाल देखिए, कह रहा है कि किसी संख्या को 7 से 13 से भाग देने पर शेषफल जो है 115 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी संख्या को 31 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो भाई ट्रिक तो यही है कि इस 115 को 31 से भाग दे दो, जो शेष बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 3 बार में जाएगा, यानी कि 22 शेष बचा, तो 22 ही आंसर बचेगा। कुछ नहीं करना होता ऐसे सवालों में ना। जो शेषफल पहले के केस में जो बचता है, उसी शेषफल को अगले वाले से भाग दे दो, वही आंसर हो जाता है। अगर इससे नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कान को ऐसे घुमा के पकड़े, तो एक और तरीका बता देता हूँ। संख्या वो क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो वो संख्या तो भाज्य ही है ना। तो इस केस में संख्या यानी कि भाज्य क्या हो जाएगा, भाजक कितना दिया है, 713 दिया है। भागफल हमें पता नहीं है तो के मान लेते हैं। और शेषफल कितना दिया है, 115 दिया है सर। ठीक है, अब इसको हमें भाग देना पड़ेगा 31 से, तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि 31 तो यहाँ कट ही जा रहा है, 3 नहीं 2 और 3 बार में 23 बार में कट जाएगा ये। फिर मैं देख रहा हूँ कि 115 ही तो बचा शेष, जिसको हमें देखना है कि इसमें 115 में अगर हम 31 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो भाई इसमें अगेन ये वाला हो गया आपका 93, यानी कि 22 शेष बचेगा। मतलब मैं 115 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 93 कट जाएगा 31 से, 22 शेष बच गया आपका। तो कान कैसे पकड़ना है आपको डिसाइड करना है, यही सबसे अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसे सवाल पूछे क्यों जाते हैं, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट थोड़ा मोटिवेटेड रहे और अपना टाइम बचा सके। तो ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, ये देख रहे हो कि इतना माइनस इतना को 36 से विभक्त करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यार देख रहे हो कि 683 का पावर 125 है, माइनस 518 का पावर 125 है, और यहाँ पे माइनस दे रखा है इतना। तो इसको ठीक है माइनस कर लो, 647 का पावर 125 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यानी कि 598 का पावर 125 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन मैंने शायद गलत लिख लिया क्या, यहाँ पे भी 598 ही है ना। एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या मैंने, हाँ ये 598 ही है। ठीक है, ये गलत लिख लिया था मैंने। तो चलो ये देख रहे हो कि 598 और 598 प्लस माइनस में है, तो इसको काट दो। बचा क्या आपके पास, 683 का पावर 125 माइनस 647 का पावर 125, यही तो बचा। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ऐसा हो x का पावर n माइनस वाई का पावर n, तो ये हमेशा x माइनस वाई से कटेगा, हमेशा x माइनस वाई से कटेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका एक जो गुणनखंड होगा x माइनस वाई होगा। तो x माइनस वाई क्या है हमारे पास, 683 माइनस 647 है। तो हम इसको कैलकुलेट करें तो 36 आएगा, यानी कि ये 36 से कट जाएगा। अब ये 36 से कट ही जाएगा, और हमसे पूछा ही है 36 से विभक्त करने पे शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा 0, शून्य आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है कि 527 का पावर अगर 379 प्लस 473 का पावर 379 तथा 527 का पावर 166 माइनस 573 का पावर 166 के सारे गुणनखंड ज्ञात करें। अच्छा, एक चीज जान लो हमेशा, अगर ये पावर जो कि n हम कह सकते हैं, अगर ये एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो हमेशा x का पावर n प्लस y का पावर n x प्लस वाई से डिवाइड होगा, x प्लस वाई से डिवाइड होगा, हमेशा याद रखना। अच्छा, एक और कंडीशन देखो, अगर n सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो तो x टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर x टू द पावर 9 माइनस y टू द पावर 9 भी हमेशा x प्लस वाई से ही डिवाइड होगा। ये बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी। ये हमेशा याद कर लेना कि अगर यहाँ पे विषम हो और यहाँ पे प्लस हो तो हमेशा x प्लस वाई से ही डिवाइड होगा। यहाँ पे सम हो, यहाँ माइनस हो, दोनों पे पावर सेम हो तो हमेशा x प्लस वाई से ही डिवाइड होगा। तो भाई अभी इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा? अब हम जानते हैं कि इसका x प्लस वाई ही इसको डिवाइड करेगा, यानी कि 527 प्लस 473 ही इसको डिवाइड करेगा। और इस केस में भी 527 माइनस 473 ही इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो दोनों केस में आंसर आपका हो जाएगा 1000, इसको 1000 डिवाइड करेगा और इसको भी 1000 ही डिवाइड करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि एक छात्र को किसी संख्या को 34 से गुना करना था। उसने त्रुटिवश 3 के जगह को, मतलब इस 3 को इसने 8 पढ़ लिया। कहाँ गया था दिमाग उसका? कोई बात नहीं, 3 को 8 पढ़ लिया तथा उस संख्या को 84 से गुना कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, तो वह संख्या बताएं। तो देखो यार, माना वो संख्या x थी, ठीक है, तो उसको 34 से गुना करना था, लेकिन भाई साहब ने क्या कर दिया? 84 से गुना कर दिया। इससे क्या हुआ कि ये जो उत्तर था, ठीक है, ये इस उत्तर से 5600 ज्यादा आया, 5600 ज्यादा आया। तो 84 में से 34 घटा दो, 84x में से 34x घटा दो और वही 5600 था, यानी कि 50x इज इक्वल टू 5600। अगर 0 से 0 उड़ा दो और 5 से इसको कटाओगे तो 56 का डबल कर दो, 112। अब कैसे मैंने 56 का डबल किया बता दूं? चलो एक ट्रिक ये भी बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 560 है, एक 0 है और यहाँ पे कितना था? 5 से भाग देना है। तो क्या मैं 2/2 से इसमें गुना कर सकता हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही तो हो जाएगा ये, है ना? तो यार ये देखो, ये होगा इसका डबल, कितना हो जाएगा? 112 पे 0, नीचे भी 10, तो 1 0 उड़ा दो। कहने का मतलब जब भी 5 से किसी संख्या में भाग देना हो तो उसे डबल करके 1 दशमलव लगा दो, या फिर 0 है तो उस 0 को काट दो। कोई भी संख्या हो, मान लो 28 है या फिर ये 287 है, मान लो मुझे 5 से भाग देना है तो इसको डबल कर दो। 280 को डबल करोगे 560 और 14 कितना हुआ? 574। यानी कि अगर इसमें 5 से भाग देना हो तो 574 लिख दूंगा। 0 है तो 0 कटा देता, लेकिन 0 नहीं है तो 1 दशमलव बिठा दूंगा, है ना? ये 5 का ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखो, 23 का पावर 19 प्लस 19 का पावर 19 तथा 23 का पावर 23 प्लस 19 का पावर 23 के सार गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ऐसा ही सवाल मैंने बता दिया था आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी जल्दी तो चीज़ों को नहीं भूलोगे। तो एक काम करना, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे देना, इसका आंसर क्या है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको एक्चुअली चीज़ें रिटेन कर पाते हो कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना, भूलना नहीं। ये नहीं कि जानता हूँ सर नहीं दूंगा, दे देना, पता चलना चाहिए। चलो एक और सवाल 11 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें। अरे यार इससे सन क्या होगा, शेषफल दिया ही है 46 और ये कह रहा है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक तो मिल ही गया आपको, शेषफल है 46, इसका 5 गुना है भाजक, तो ये हो गया आपको 230, है ना। अब ये कह रहा है कि यहीं पे देखो यार, इसने ये भी कहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। अब ये जो भाजक है ना भागफल का 10 गुना है, यानी कि मैं इसमें 10 से भाग दे दूं तो मुझे भागफल मिल जाएगा। तो भागफल मेरा क्या हो जाएगा 23, है ना, अगर घटाओ तो 23 ही है, ठीक है। अब देखो, अब वो ये कह रहा है भाज्य हमें चाहिए, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक जो कि 230 है गुने भागफल जो कि 23 है जोड़ शेषफल, शेषफल 46 है। यही तो सॉल्व करना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 पे एक 0, ठीक है, और प्लस 46, ये कितना हो जाएगा 5290 में अगर 46 जोड़ोगे तो 5336 होगा। यही तो है आंसर आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। एक 3 अंकों की संख्या है 2a3, बीच में a डाल दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 2a3 में 326 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। एक और 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जो है 5b9, ठीक है, प्राप्त होती है। और ये कह रहा है कि ये संख्या जो है ये 9 से पूर्णतया विभक्त होती है, ठीक है। ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतया विभक्त होती है, तो 5a-2b बराबर क्या। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लू यहीं से निकलेगा 5b-9 9 से विभक्त होता है, तो 9 से विभक्ति का नियम क्या है कि ये जो संख्या है इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, तो ये 9 से संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। अब देखो 5 प्लस बी प्लस 9 कितना होता है 14 प्लस बी 14 है, लेकिन होना चाहिए था 18 तभी तो डिवाइड होता। तो यानी कि b का मान 4 है, b इज इक्वल टू 4, यानी कि ये संख्या हो गई 549, ये वाली संख्या हो गई, है ना। अब देखो 2a3 में a का मान कैसे निकलेगा, ये जो 326 इधर है ये इधर माइनस में हो जाएगा, 549 माइनस 326 यानी कि 322। अब देखो यहाँ भी 2, यहाँ 223 है, यहाँ पे 2a3 है, तो a का मान तो क्लियर दिख रहा है ना आपको, a का मान तो 2 ही है। अब इस मान को a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 4, इसमें रख लो। 5 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, 10 माइनस 8 बराबर 2, 2 ही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 3257, अगला सवाल देखते हैं, सवाल है 14 नंबर। कहता है कि 3257 का पावर 683 को 3256 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो ऐसा सवाल तो मैंने पहले भी कराया है, तो उसी के तर्ज पे इसको बिठाएंगे, है ना।
मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या भाग देना है, 3257 का पावर 683 को भाग देना है 3256 से। अब मैं देख रहा हूँ कि ये संख्या एक ही तो कम है इससे, तो क्या मैं यहाँ पे एक घटा लूं? 3257 का पावर 683 में से एक का पावर 683 घटाओ, एक का पावर 1 करोड़ भी रख दोगे ना तो एक ही आएगा। अब हम जानते हैं कि अगर ये समझो x का पावर n माइनस 1 का पावर n अगर हो, और ये n जो है ये अगर अभाज्य संख्या हो, सॉरी विषम संख्या हो, n अगर विषम संख्या हो जो कि इस केस में है, तो ये x माइनस 1 से कट जाएगा, ये x माइनस 1 से कट जाएगा, ये हम नियम से जानते हैं। तो भाई हम इसको बदल लेते हैं। अब मैंने इसको ये कर लिया और मैं यहीं पे मैं 356 को क्या लिख सकता हूँ, 3257 माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे ये इसको x मान लो, इसको 1 मान लो, इसका पावर चाहे विषम में कुछ भी हो, करोड़ों क्यों ना हो विषम में, ये इससे कट ही जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा। तो चूंकि हमने देखा कि 356 से ये कट रहा है तो एक शेष बच रहा है, बिकॉज एक तो हमने घटाया है ना इसमें से, तो एक आपका शेष बचेगा। यही आंसर हो जाएगा, बिकॉज देखो इसमें से एक हमने घटाया है, एक का पावर रखा ताकि ये फॉर्मेट में ला सके, यानी कि इस संख्या को अगर एक हम घटाते हैं तब ये कट जाता है इससे, तो शेषफल एक ही तो बचेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतया विभक्त होगी। यहाँ देखो, यहाँ गौर करने वाली बात ये है, समीपतम, इस पे ध्यान देना। ठीक है, अब 84,159 में 97 से भाग दो, ऐसे तो निकालते हैं हम। ठीक है, तो 8 बार में जाएगा, 800 में से 24 कम कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, यानी कि 786 होगा, 776, है ना। अगर 97 में 8 से गुना करोगे तो 776 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, 5 उतार लेते हैं यहाँ पे। अब हम 97 में 6 से गुना करें तो 600 में से 18 कम कर दो, कितना होगा, 582। यहाँ पे कितना आएगा, 3 7 बच्चा 9। ठीक है, अब हम 7 बार में ही ले जाएगा, 7 बार में ले जाते हैं। 700 में से 7 का 21 कम कर लो, 679 यहाँ पे बचेगा, बिल्कुल बचेगा, है ना, 679 बचेगा। अब देखो यहाँ पे 0, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, 15 में से 8 जाएगा, कितना होगा, यहाँ हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, 3 7, ठीक तो है। अगर हम 97 में 7 से गुना करें तो क्या होगा, 7 7 49, 63 4 67, तो वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 60। अब इसने हमसे क्या पूछा है, पूछा है समीपतम कौन सी संख्या है, समीपतम पूछा है, याद रखना हमेशा, है समीपतम कौन सी संख्या है। अगर मैं इसमें से 60 घटा दूं, क्योंकि 60 ही तो फालतू हो रहा है, तो भी हमारा 97 से कट जाएगा। अगर हम इसमें 37 और जोड़ दें तब भी ये 97 से कट जाएगा। अब यहाँ पे समीपतम वाला खेल है। कहते हैं कि अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इसमें से 60 घटा लूं तो कितना आएगा, 84,000
159 में से मुझे 60 घटाना है, तो पहले 59 घटा लो तो हो जाएगा 84,100, एक और घटा लो तो 84,099। और अगर मैं इसमें 37 जोड़ दूँ, इसमें 84,159 में, तो 84,196 होगा। तो इसके इस संख्या के नजदीक कौन है? ये तो नहीं है, ये तो काफी पीछे है, लेकिन नजदीक ये है बिकॉज इससे इसका डिस्टेंस मात्र 37 अंकों का है। तो समीपतम पूछा है तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि शेष में अगर संख्या इससे बड़ी आए, भागफल वाले से जो जो भाग देने वाला है, भाजक से अगर बड़ी आए तो उसको घटा के और इसमें जोड़ देना। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चल ही जाएगा कि समीपतम कौन होगा, ठीक है। तो ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ये क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो इस वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। 16 नंबर से आगे मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। 16 से लेकर 25 तक के जो 10 सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में करा दिए जाएंगे। तो आपका ये नंबर सीरीज ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, एंड अपने एजुकेटर का मनोबल हाई रखा करो। बाय।